अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। कोई 9th 10th का क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो नीचे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर इंतखाबी अमल यानी इलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस सबक में जो है हम इलेक्शन को अंजाम देने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है इलेक्शन कमीशन, उसके साथ यानी उसका स्ट्रक्चर, उसके फ़राइज़, फंक्शंस और उसका क्या किरदार है वो, और इलेक्शन के मुतालिक अलग अलग टर्म्स के मुतालिक जो है हम इस सबक में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। भारत ने जमहूरियत की सिंध जो पेश रफ़त की, यानी जो भारत जमहूरी मुल्क बनने की कोशिश थी 1950 में, जो उसने एक कदम बढ़ाया उसकी तरफ, तो उसमें इंतखाबात यानी इलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ था। जमहूरी मुल्क यानी डेमोक्रेटिक कंट्री कोई भी है, यानी जमहूरी मुल्क किसे कहा जाता है जो अवाम के लिए हो, अवाम से हो और अवाम के ज़रिए हो। तो इसमें जो है इलेक्शन एक बहुत ही अहम कड़ी बोल सकते हैं, एक अहम अमल है। हम जानते हैं कि इंतखाबात इन इलेक्शन के ज़रिए अवामी नुमाइंदे जिसे हम कैंडिडेट्स कहते हैं उनका इंतखाबात किया जाता है, उन्हें चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से, इंतखाबात की वजह से हुकूमत पुरअमन तरीके से तब्दील हो जाती है। अब पुराने ज़माने में जब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी तब उस वक्त हुकूमत बदलना नहीं, एक राजा से दूसरे राजा मैं यहाँ एक राजा का इंतकाल होना और फिर दूसरा उसके घर में से कोई आना, वैसा नहीं बोल रही, बट जंग होती थी उसके बाद हुकूमत चेंज होती थी। तो अब जो है इंतखाबात के ज़रिए सिंपली होती है, तो उसे एक तरीके से हम पुरअमन तरीके से तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टियां हुकूमत का कामकाज संभालती है, यानी हर कुछ अरसे में हमें जो है एक अलग पार्टी को देखने मिलता है। तो इसी तरह पॉलिसी बदलती आती है, मुल्क की समाजी ज़िंदगी में भी तब्दीली इस वजह से होती रहती है। तो इसलिए जमहूरियत की सिमत जो पेशरफ़त भारत ने की थी उसमें इलेक्शन बहुत अहम है। अब हमारी दिली ख्वाहिश होती है, हर इंसान की जो हर एक वोटर है उसकी ख्वाहिश होती है कि जिस भी कैंडिडेट को वो चुने वो फ़ाल हो, ईमानदार हो, काबिल एतमाद हो, अवामी राय का एहतराम करने वाला हो। यह आपको वेब में भी पूछ सकता है, अवामी नुमाइंदे की खुसूसियत करके वेब पूछा जाता है पॉलिटिक्स में, उसमें आप ये लिख सकते हैं। तो फ़ाल यानी वो अपने काम में एक्टिव हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, काबिल एतबार हो, हम उस पर यकीन कर सके, और अवामी राय का एहतराम करने वाला हो, यानी अवाम का जो उसको सपोर्ट हासिल है उसकी अहमियत वो जानता हो। हम जिस इंतखाबी अमल के ज़रिए उन्हें मुंतखब करते हैं वो इंतखाबी अमल भी आज़ादाना, मुनसिफाना, काबिल एतबार होना चाहिए, यानी सिर्फ कैंडिडेट ही साफ और अच्छा ईमानदार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी क्लीन होना चाहिए, मतलब बिल्कुल इंसाफ के साथ होना चाहिए। तो यही इंसाफ के साथ जो है इलेक्शन को प्रोसेस को पेश करने के लिए भारतीय दस्तूर ने एक कमेटी बनाई इलेक्शन करवाने के लिए, जिसे इलेक्शन कमीशन का नाम दिया गया। और ये एक आज़ाद कमेटी थी, यानी इससे किसी भी कोई भी पावरफुल ग्रुप हो या कोई हुकूमत भी इसको जो है प्रेशराइज नहीं कर सकती, इवन रूलिंग पार्टी भी इसे प्रेशराइज नहीं कर सकती। हमारे मुल्क के तमाम अहम इंतखाबात जितने भी इलेक्शन होते हैं हमारे पूरे मुल्क में, वो भारत का मरकज़ी इलेक्शन कमीशन और जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अंजाम देता है। तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के बाद से इलेक्शन के नताइज, उसके रिजल्ट ऐलान होने तक इंतखाबात का सारा अमल इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई और निगरानी में अंजाम पाता है। इंतखाबी अमल एक बड़े और वसी जमहूरी अमल का एक अटूट हिस्सा है, यानी सारा का सारा प्रोसेस, यानी छोटे से छोटी और बड़े से बड़े तमाम इंतजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद करता है। वो चाहे डेट ऐलान करना हो, वहाँ से लेकर जो है वोटिंग कराना, इलेक्शन के रिजल्ट आने, ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर ही अंजाम पाती है। अब सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक्चुअली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह, फिर उसके फ़राइज़ पढ़ेंगे। तो भारत में इंतखाबी अमल का मरकज़ व महवर इलेक्शन कमीशन है। ये मैंने पॉइंट्स में लिखी हूँ ताकि आपको नोट अगर लिखना है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अमल का मरकज़ व महवर यानी सेंटर इलेक्शन कमीशन, यानी इस इलेक्शन कमीशन के इतराफ़ ही पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो भारत में होता है, यानी तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन खुद अंजाम देता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 324 के तहत जो एक निज़ाम तश्कील गया, एक खुद मुख्तार निज़ाम यानी एक आज़ाद निज़ाम तश्कील दिया गया है। और ये जो है इलेक्शन कमीशन है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी 3 ही मेंबर होते हैं इसमें। और इन तीनों को जो हमारे सदर जमहूरिया यानी हमारे प्रेसिडेंट है नामजद करते हैं, यानी उन्हें चुनते हैं। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आसानी से या किसी पॉलिटिकल रीज़न के सबब
उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, यानी उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जा सकता किसी भी बेस पर, किसी भी रीज़न के लिए। इलेक्शन कमीशन के माली अखराजात यानी जो भी इलेक्शन के टाइम पे खर्चा आता है उनके लिए भी जो है अलग से एक बजट तैयार किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के अपने मुलाजिमीन नहीं होते हैं, यानी उनके सिर्फ ये 3 ही मेंबर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर 2। तो उनके जो है अपने पर्सनल एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। जितने भी सरकारी शोबों में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं और बाकी सरकारी ऑफिसर्स हैं, तो इन सब की मदद से जो ये इलेक्शन प्रोसेस है वो अंजाम पाता है। आपने सुना होगा इलेक्शन ड्यूटीज़ आती है ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और टीचर्स को, तो इलेक्शन कमीशन के खुद के मुलाजमीन नहीं होते, इस वजह से वो जो है सरकारी मुलाजमीन को इंतखाबी अमल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 6 पॉइंट थे इलेक्शन कमीशन के। आपको नोट आएगी तो आप ये 6 पॉइंट, और अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगी तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ भी आप 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं, ये जो है खानापुरी में पूछी जाती है, आज़ाद भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। उन्होंने 1921 यानी वो इंग्लैंड जब हम पर हुकूमत कर रहा था, वो बरतानवी दौर में इंडियन सिविल सर्विस में वो दाखिल हुए थे, और फिर 1950 में जब इलेक्शन कमीशन कायम हुआ तो फिर इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर फायज किया गया। अब 1951-52 में जो इलेक्शन हुआ था, एकदम जस्ट आज़ादी मिली थी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, इतनी टफ सिचुएशन में भी उन्होंने बहुत अंजिश से अपना काम अंजाम दिया। अब इलेक्शन कमीशन की फ़राइज़ देखेंगे। पहला है वोटर लिस्ट तैयार करना, इंतखाबात का निज़ामुल औकात यानी टाइम टेबल बनाना, उम्मीदवारों की अर्जी जांच करना, सियासी पार्टी को मंजूरी देना और इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात हल करना। ये आपको वेब में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ये 5 जो है इसकी फ़राइज़ है, अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है राय दहिंदगान की फहरिस्त यानी वोटर लिस्ट तैयार करना। आप लोगों ने देखा होगा वोटर आईडी, वोटर लिस्ट, आप लोग अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं तो आप लोगों ने बहुत टाइम अपने एरिया में सुने होंगे कि अगर आपके वोटर आईडीज नहीं बने तो यहाँ कैंप लगा है, आप लोग जाके वोटर आईडी बनाइए। कई अनाउंसमेंट हुए, कई रैलियाँ निकली थी, इसलिए तो हर भारतीय शहरी या चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अगर उसकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो चुकी है तो उसको जो है वोट देने का हक है, लेकिन शर्त यह कि उसका वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। तो यही वोटिंग कार्ड्स और वोटर लिस्ट में नाम बनाने का काम जो इलेक्शन कमीशन अंजाम देता है। वोटर लिस्ट तैयार करना, उसे जदीद तकाज़ो यानी थोड़ा ऑनलाइन प्रोसेस अब डाल दिया गया है। फिर नए नए राय दहिंदा जो इसी साल 18 साल उम्र मुकम्मल हुई, उनके नाम शामिल करना। तो ये सारे काम जो है वो इलेक्शन कमीशन अंजाम देता है। और जो वोटर आईडी कार्ड है ये देने का हक भी जो है इलेक्शन कमिश्नर को ही हासिल है, मतलब इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इसके अलावा जो लोग का इंतकाल हो गया उनके नाम हटाना भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। अब क्या आप जानते हैं राय दहिंदगान के इंदराज के लिए राय दहिंदगान बेदारी मुहिम चलाई जाती है। इस सिलसिले में कौमी यौम राय दहिंदगान नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, जिस दिन इलेक्शन कमीशन की बुनियाद रखी गई थी। अब सेकंड इनका फ़राइज़ में आता है इंतखाबात का निज़ामुल औकात और मुकम्मल प्रोग्राम तय करना। निज़ामुल औकात कहते हैं टाइम टेबल को। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही जो है वो इलेक्शन का पूरा काम अंजाम देता है। तो इसीलिए किस स्टेट में कब होगा इलेक्शन, कितने मरहलों में इलेक्शन होगा, क्या डेट से कहाँ तक होगा, कितने वार्ड होंगे, क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, ये सब कुछ जो है चूज़ करने का, तय करने का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हासिल है। थर्ड है उम्मीदवारों की अर्जी जांच करना। तो उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा करती है। हम अपनी जुबान में बोले तो सियासी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाता है। तो बाज़ उम्मीदवार जो है वो किसी पार्टी की हिमायत के बगैर, यानी वो आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ते। तो जिसको भी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश है वो जो है एक पर्चा नामजदगी उन्हें भरना पड़ता है, यानी एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपने बारे में तमाम मालूमात देनी पड़ती है, उनकी पर्सनल मालूमात, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। और फिर वो फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पढ़ते हैं, उसकी छानबीन करते हैं और फिर अहल उम्मीदवार जो काबिल होगा, जो उन्हें सही लगेगा, उसी को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं। तो ओवरऑल ये मतलब है कि कैंडिडेट को जो है इलेक्शन कमीशन की इजाज़त ज़रूरी है इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर फोर्थ है सियासी पार्टियों को मंजूरी देना, यानी सिर्फ कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि सियासी पार्टियों को भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी ज़रूरी है।
हमारे मुल्क में कसीर पार्टी निज़ाम है, ये टर्म्स आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कसीर पार्टी निज़ाम यानी बहुत सी पार्टियां हम देखते हैं हमारे इतराफ़ में, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो नई नई पार्टियां वजूद में आ रही है, कई एक दूसरे से टूट कर नई पार्टियां बन रही है। तो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको इलेक्शन कमीशन की मंजूरी पार्टियों को होना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ आपको एक वेरीफाइड यानी सैंक्शन पार्टियों की एक लिस्ट मिलेगी, वहाँ आप अगर वक्त हो तो ज़रूर चेक करिएगा। तो किसी पार्टी की मंजूरी को खत्म करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को हासिल है, यानी अगर उसने किसी पार्टी को परमिट कर दिया, इजाज़त दी, तो वो वापस अपनी इजाज़त ले भी सकता है, उस पार्टी को नाअहल भी वो कर सकता है। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों को इंतखाबी निशान, जो उनका पॉलिटिकल सिंबल होता है, उनका लोगो है, वो भी इलेक्शन कमीशन देता है। अब लास्ट है इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात यानी प्रॉब्लम्स को हल करना। इलेक्शन से मुतालिक कोई भी तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसे हल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार देखा होगा, ये ईसी जो इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया, इसे मना किया, इसे बैन किया, तो ऐसी सारी फैसले लेने की जो जिम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन की है। इसी बिना पर किसी हल्के में, किसी वार्ड में अगर दोबारा इलेक्शन करवाना या किसी उम्मीदवार को नाअहल करार देने का काम भी इलेक्शन कमीशन के जिम्मे ही आता है। यानी नाअहल करार देना यानी उसे नामंजूरी दे देना, उसे फायर कर देना अपनी पोस्ट से, तो ये भी जो है इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब है हल्का इंतखाब की तश्कील नौ, एक टर्म है, बहुत सिंपल है, पूरी टेक्स्ट बुक में आपको यही 4 पॉइंट मिलेंगे इसके मुतालिक। शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोग ये 4 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। इस पर एक्चुअली क्या है कि जो लोकसभा, हम जानते हैं कि लोकसभा के जो मेंबर्स है वो उनकी तादाद है 543। अब ये 543 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो हर एक हल्का इंतखाब यानी हर एक वार्ड में से एक जो नॉमिनेट होता है, यानी एक मेंबर एक वार्ड से आता है। तो इसी बिना पर लोकसभा के 543 इंतखाबी हल्के तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी करती है। यानी 543 अरकान आ रहे हैं, हर जो मेंबर है वो एक वार्ड से आ रहा है। तो ये 543 वार्ड कैसे बनेंगी, ये जो वार्ड बनाने का काम है, जो एरिया को डिवाइड करने का काम है, ये हदबंदी कमेटी करती है। और ये कमेटी किसी के भी दबाव में आए बगैर, यानी कोई भी इस कमेटी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये भी जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार कमेटी है जो हदबंदी कमेटी कहलाती है। अब ये ज़हन नशीन कीजिए, ये भी आपको पूछा जाएगा, कभी कभी खानापुरी में आता है। हिमाचल प्रदेश के जो श्याम शरण नेगी है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, भारत के पहले राय दहिंदा थे, यानी पहले वोटर थे। 25 अक्टूबर 1951 को जो भारत का पहला इलेक्शन हुआ था, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले वोट दिया था, यानी कि ये भारत के सबसे पहले वोटर है, सबसे पहले राय दहिंदा है। अब इंतखाबी तरीके अमल, ये जो है एक समराइज्ड वेब है जो पेपर में कई बार, मतलब 90% चांस है कि पूछा ही जाता है। बहुत सिंपल है, आप लोग याद रख लीजिए। सबसे पहले हल्का इंतखाब यानी वार्ड्स की तश्कील होती है, बनाए जाते हैं वार्ड्स, फिर वोटर लिस्ट तैयार होता है, उसके बाद उम्मीदवारों की तरफ से जो पर्चे नामजदगी भरा जाता है उसकी जांच होती है, फिर इंतखाबी तश्कील यानी जो रैलीज है, प्रोग्राम्स है, वो सब होते हैं, फिर अमलन रायदही यानी एक्चुअली जाके वोटिंग होती है, फिर वोटों की गिनती होती है और इलेक्शन का नतीजा यानी जो भी रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाता है। और अगर इलेक्शन से मुताल्लिक़ तनाज़ात जो भी है आते हैं बीच में भी, तो उसे भी जो है सॉल्व किया जाता है। अब एक टर्म है ज़ाब्ता अखलाक, बहुत सिंपल है, इसे कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ये भी जो है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ही पेश की जाती है। तो बहुत ही इजी सिंपल सी है, ये देख लेते हैं। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादाना मुनसिफाना माहौल में इंतखाबात कराने के लिए हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जो है तश्कील दी गई। तो इलेक्शन कमीशन जो एक ज़ाब्ता अखलाक यानी जो इलेक्शन कमीशन एक रूल बनाई है, उनमें से एक जो रूल है वो है ज़ाब्ता अखलाक। इसमें वो क्या बताती है कि इलेक्शन से थोड़ा टाइम पहले और इलेक्शन के बीच में हुकूमत यानी जो रूलिंग पार्टी है वो, पॉलिटिकल पार्टीज और जितने वोटर्स हैं उनको किन किन उसूलों पर अमल करना है, ये जो है ज़ाब्ता अखलाक में बताया जाता है। इसकी वजह से वो गलत कामों को, जो इलेक्शन के दरमियान जो गलत काम होते हैं उसे रोकने की कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन, और एक हद तक जो है वो काफ़ी मुतमईन भी है कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कर रहे हैं
लोग भी और उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी है यानी इंतजामिया भी जो है ये रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। यानी पॉलिटिकल पार्टीज, वोटर्स और रूलिंग पार्टी तीनों को भी जो है और तमाम लोगों को जो है ज़ाब्ता इखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा। अब आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को दरपेश चैलेंजेस तो हर अच्छे काम में क्या चैलेंजेस तो आते ही है, तो देख लेते हैं क्या क्या चैलेंज होते हैं। मुल्क की वुसअत और राय दहिंदगान की तादाद के पेश नज़र इलेक्शन करवाना बहुत ही दुश्वार, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत जो है वो एरिया वाइज भी जो है बहुत वसी है और पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी वसी है, तो इसलिए इलेक्शन करवाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। इसमें चंद एक प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है, जैसे सबसे पहले है इलेक्शन में माली बदउनवानियाँ बड़े पैमाने पर हो रही है, उन्हें रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है। माली बदउनवानी यानी रिश्वतखोरी हो गई, वोट जो बेचा जाता है यानी आप हमें मतलब इतना इतना पैसा देके जो बोलते हैं ना लोगों के हम इस पर्टिकुलर पार्टी को जो है वोट देना है, या दूसरी चीज़ें पैसे के अलावा दूसरी चीज़ें दी जाती है, तो ये माली बदउनवानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है इलेक्शन में। इसे रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ तदाबीर पर अमल पैरा हो रही है। बाज़ उम्मीदवार का मुजरिमाना पस मंज़र होने के बावजूद सियासी पार्टियां उन्हें टिकट देती है और वो मुंतखब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके एरिया में उनका दबदबा होता है तो जीत ही जाते हैं वो। इसी वजह से सियासत पर जुरायब असरअंदाज होता है और इलेक्शन कमीशन के लिए आज़ादाना माहौल बरकरार रखने में दुश्वारी पैदा होती है। यानी जो कुछ लोग होते हैं ना जो गुंडे होते हैं या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उनका, उसके बावजूद जो है वो पॉलिटिक्स में आते हैं और सियासी पार्टियां उन्हें टिकट भी देती है और फिर वो जो है अपने रौब दबदबे की वजह से जीत भी जाते हैं। तो इस तरह पॉलिटिक्स में क्राइम रेट बढ़ता जाता है और इलेक्शन के लिए भी जो है ये एक गलत चीज़ है। अब नेक्स्ट है इलेक्शन के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात। आप लोगों ने ये कई बार न्यूज़ में देखा ही होगा, एक दूसरे की पार्टियों से भिड़ जाते हैं लोग और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग मुखालिफ में निकल जाते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन की मदद करनी चाहिए। एक और जो बड़ा मुद्दा है वो है सियासत पर अपने ख़ानदान का असर, यानी आज हम गद्दी पर बैठे हैं, फिर हमारा बेटा आएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा, तो ये जो एक ख़ानदानी सियासी जो है रिश्तेदारों को ही उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस वजह से नुमाइंदगी वाले इदारों में ख़ानदानी इजारादारी पैदा हो सकती है, दूसरों को मौका नहीं मिलता, लोग अपने ख़ानदान वालों को आगे करते हैं। इसके अलावा सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए जो है जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स है, उसे चुनते वक्त 50% जो है ख़वातीन को उम्मीदवार बनाए ताकि उन्हें भी आगे आने का मौका मिले। इसके अलावा सियासी पार्टियां जो मुजरिमाना पस मंज़र के जो लोग हैं उन्हें जो टिकट देती है, तो इस सिलसिले में अदालत भी पूरी तरह अमल पैरा है और सियासी पार्टियों को जो है टिकट नहीं देना है। इंतखाबात का पूरा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करती ताकि कोई माली बदउनवानियाँ ना हो। अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास तमाम पार्टियों का ऐसे पूरा एक बजट आता है कि हमने यहाँ पैसा खर्च किया और इतना हमारा टोटल खर्चा हुआ था। अवामी नुमाइंदगी में इस तरह एक कानून बना चाहिए कि मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल उम्मीदवार जो है इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके। तो ये सारी जो है तदाबीर की जा रही है इन जो दुश्वारियां है, जो चैलेंजेस हैं, उन्हें रोकने के लिए। अब क्या आप जानते हैं पहला लोकसभा इलेक्शन जो है 1951-52 में हुआ था, तो उस वक्त वोटर लिस्ट तैयार करना तो बहुत ही दुश्वार काम था, क्योंकि मुल्क में उस वक्त नाख्वानदगी की शरह बहुत ज़्यादा थी, बहुत से लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस वजह से एक अलग तरीका रायदही का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया उस वक्त, स्टील की तकरीबन 20 लाख पेटियाँ बनाई गई और हर पेटी पर में ना एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी थी उसका इंतखाबी निशान, उसका लोगो जो है चिपका दिया जाता था। तो जिसको भी वोट देना है वो आए और एक मतलब जो पार्टी को उसको वोट देना है वो पार्टी के डब्बे में एक कोरा कागज यानी किसी छोटी सी पेपर की चिट डाल दे। तो उस वजह से जो है वो नाख्वानदा अफराद थे वो लोग भी जो है वोट दे पाते थे। फिर बाद में जिसकी उसमें से पेपर की ज्यादा चिट्स मिली वो पार्टी जो है वो जीत जाती थी। लेकिन इसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आई, कई लोग जो है बैलेट बॉक्स सीधा वोटिंग बॉक्स ही गायब कर देते थे। तो ईवीएम मशीन तक का सफर हमारे भारत का कैसा रहा। 51-52 में जो है पहला इलेक्शन हुआ भारत में और फिर जो है उस वक्त हमने देखा संदूक यानी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था।
1990 की दहाई में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है भारत में शुरू हुआ और उसकी वजह से कई सहूलतें हासिल हो गई। पहले तो ये था कि इस पर जो है बटन्स होते थे, तो उसमें सबसे एक नया ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, यानी नोटा बटन उसे बोलते हैं, यानी आपको अगर किसी को भी वोट नहीं देना है तो आप वो बटन दबा के आ जाइए। फिर माजूर अफराद के लिए भी वोट देना आसान हो गया था और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद हुई, सबसे बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि बैलेट बॉक्स में डालने के लिए आपको पेपर चाहिए, पेपर बनाने के लिए आपको दरख्त काटने पड़ते। तो इस तरह जब ईवीएम मशीन आई तो पेपर का इस्तेमाल कम हो गया, तो दरख्तों को काटने पर रोक लग गई। तो इस तरह से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में जो है ये एक छोटा सा योगदान था। ईवीएम मशीन आने से इसमें सहूलत आ गई। अब आप ये देखेंगे ईवीएम मशीन इस तरह की होती है, ये जो छोटी सी मशीन साइड में रखी है उसके वहाँ पर जो आपको कंफर्मेशन पेपर मिलता है कि आपने वोट दे दिया, उसे VVPAT कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे उम्मीदवारों के नाम है, उसके सामने उनके लोगो है और बटन है, आपको जिसको उम्मीद देना है वो दबा दीजिए वो बटन। अब ये 3 टर्म है जो शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है और ये जो है बहुत सिंपल सा है। पहला है आम इंतखाबात, हर 5 साल पर होने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है, जो हमारा नॉर्मल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन उसे कहते हैं, वो है आम इंतखाबात। फिर है वस्त मुद्दती इंतखाबात, यानी मुंतखबा हुकूमत, यानी जो हुकूमत रूलिंग पार्टी है वो अगर गठबंधन से बनी है और उसमें जो गठबंधन में 3-4 पार्टी अगर वो अपनी हिमायत, अपना सपोर्ट वापस ले ले तो उसे एक टाइम दिया जाता है, टाइम पीरियड के इतने में अगर आप वापस हुकूमत बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा इलेक्शन करवाएंगे, तो उससे जो है वस्त मुद्दती इंतखाब कहते हैं। और ज़िमनी इंतखाबात यानी विधानसभा, लोकसभा और दूसरे हुकूमती इदारों में जो अगर कोई इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे या किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी वो जगह भरने के लिए उस हलके में, सिर्फ उस वार्ड में दोबारा इलेक्शन होता है, उसे ज़िमनी इलेक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।